Hello everyone, I welcome you all once again to this channel प्रभावी एजुकेशन हब। एंड इस वीडियो में हम लोग अपना जो ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, उसमें जो ये पार्टिकुलर सीरीज चल रही है जो कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो कि ईपीएफओ के एडिशनल टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसके अलावा लेबर लॉ, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, देन कंप्यूटर और कुछ और भी जो छोटी मोटी जो टॉपिक्स है जैसे कि ऑडिटिंग से रिलेटेड, वो भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो ये पूरी सीरीज आपको देखनी है। इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अब देखिए, मैं आपको लगभग 12 से 13 एक्ट पढ़ाऊंगा, जिससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, है ना। तो ये एक्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसे 15-20 मिनट की एक वीडियो होगा, टोटल ये 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा आपका, और आप 3 से 4 नंबर इंश्योर कर लोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पार्टिकुलर एक्ट के बारे में जानते हैं। इससे पहले बता दूं, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। साथ में एक ईपीएफओ की मैं सीरीज मैंने शुरू की है जिसमें जीएस में फ़िलहाल कवर करा रहा हूँ। आज 5वां दिन था, 5 दिन का ऑलरेडी मैंने प्लान दे रखा है, उसमें क्या पढ़ना है डेली मैं बताता हूँ एक वीडियो देके कि क्या आपको पढ़ना है। वो बेसिकली मेरे वीडियोस ही हैं जो आपको देखना होता है। लगभग 7 से 8 घंटे रोज़ आपको इन्वेस्ट करना होता है, और ये मेक श्योर करेगा कि आप 40 से 50 नंबर जो है, 50 क्वेश्चन जो है आप जीएस का यहाँ से कर पाओगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पे विजिट करना, एक वीडियो भी है उससे रिलेटेड, वो भी देख लेना। चलिए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है आपसे, कब ये एक्ट बना था? तो आंसर है 1948। ये भूलना नहीं, ठीक है, ये तो भूलना ही नहीं है आपको। उसके बाद इसमें कई बार रिवीजन अमेंडमेंट आए हैं, तो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है इस पर्टिकुलर क्लास में, आपको मिल जाएगा। पहला है ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे ये जो ये स्कीम है, ये एक्ट है, लागू होता है। इस एक्ट के बाद एक स्कीम बनाया गया था जो कि ईएसआई स्कीम कहते हैं, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। तो ये स्कीम कहाँ लागू होता है? जहाँ पे ये एक्ट लागू होता है। तो कहाँ पे ये एक्ट अप्लीकेबल है या फिर ये स्कीम अप्लीकेबल है? तो वैसी फैक्ट्रीज जो कि प्रोडक्शन करती हैं यूजिंग पावर और एम्प्लॉय करती हैं 10 या 10 से ज़्यादा मैन पावर, वहाँ पे ये एक्ट लागू होता है और स्कीम भी लागू होता है। इसके अलावा वैसी फैक्ट्रीज या फिर इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे नॉन पावर बेसिस पे काम होता है, पावर नहीं यूटिलाइज किया जाता है, और वहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है 20 या 20 से ज़्यादा मैन पावर को, तो वहाँ पे ये स्कीम लागू होता है, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी के लिए आप 10 पावर के साथ और 20 नॉन पावर के साथ याद रखना। इसके अलावा नेक्स्ट है एक्सटेंडेड टू शॉप्स। अब पहले क्या था, ओनली ये कुछ फैक्ट्रीज जो कि मतलब फैक्ट्रीज थी जो कि प्रोडक्शन करती थी वहीं पे लागू होता था। अब ये शॉप्स पे भी लागू होता है, होटल्स पे भी, रेस्टोरेंट्स पे भी, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स पे भी, साथ में इक्विपमेंट मेंटेनेंस स्टाफ जो कि हॉस्पिटल में काम करते हैं, जैसे कि आईसीयू मेंटेनेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह मेंटेन करना, ऐसे कई सारे इक्विपमेंट होते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ के जो स्टाफ उन सब चीज़ों पे काम करते हैं, उनके लिए भी ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 अब अप्लीकेबल हो गया। तो काफ़ी ब्रॉड हो गया। आपसे सीधा सवाल आ सकता है कि क्या ये होटल, शॉप, रेस्टोरेंट, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट्स और इक्विपमेंट मेंटेनेंस स्टाफ जो कि हॉस्पिटल में काम करते हैं उन पर लागू होता है? तो जी हाँ, ये लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कवरेज। कवरेज इसका मतलब कवरेज के लिए वेज कितना होना चाहिए? तो शुरू में इसमें 10,000 रुपये वेज था, 10,000 रुपये जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिलता था अप टू 10,000, उसी को ये स्कीम का भी फ़ायदा मिलता था। इसके ऊपर वाला जो अमाउंट था 10,000 से ऊपर, वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को नहीं मिलता था। मान लीजिए कंपनी है एबीसी, वहाँ पे 2 लोग काम करते हैं। एक बंदा है राम, ठीक है, इसको मिलता है 9,000 रुपये, और एक बंदा है श्याम, इसको कितना मिलता है? इसको मिलता है 11,000 रुपये। तो ये स्कीम पहले 9,000 वाले पे लागू होता था, इसको नहीं मिलता था इसका फ़ायदा। अब ये क्या हो गया है, अब इस पर्टिकुलर स्कीम का जो ये पैसे वाला लिमिट है, सीलिंग है, उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 15,000 किया गया था, और अभी जो है 1 जुलाई 2017 से ये 21,000 हो चुका है। तो अभी का लेटेस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, 21,000 है।
और ये कितने से बढ़ाया गया है, तो 15,000 से अभी 21,000 कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% इसके चांसेस हैं। अगला है रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो देखो इस पार्टिकुलर ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, इसमें कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी। तो इसमें एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन होता था, पहले होता था 4.75%, ठीक है। ये 4.75% वेजेस का होता था, वेजेस का 4.75% निकाल के एम्प्लॉयर दे देता था। मान लो 10,000 सैलरी थी पहले, तो 10,000 का 4.75% कितना हो जाएगा, 475 रुपये हो जाएगा। ये 475 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करता था एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता था 1.75%। मतलब 10,000 का 1.75% निकालोगे तो 175 रुपये। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था, 650 रुपये। अब ये कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया है, सॉरी कम कर दिया गया है, इस कंट्रीब्यूशन को कर दिया गया है 3.25 फॉर द एम्प्लॉयर इसमें 3.25% वेज का जमा करेगा, और जो एम्प्लॉई है वो करेगा 0.75। तो आपको लेटेस्ट डाटा ये याद रखना है। ये कब से किया गया है, तो विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये लागू किया गया है 1 जुलाई 2019, ठीक है। 1 जुलाई 2019। ये वाला 1 जुलाई कितना था, 1 जुलाई 2017 था, ये वाला 1 जुलाई 2019 है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 3.25 और 0.75 ओवरऑल ये दोनों जोड़ो तो होता था, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ ठीक है, ये होता था 6.5%, ठीक है। और यहाँ पे अब हो गया है ये 4%, बिकॉज अगर 3.25 और 7.75 जोड़ोगे तो ये 4% होगा। तो मतलब 6.5 से अभी ये कंट्रीब्यूशन जो है कम करके 4% कर दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बेनिफिट, इसमें क्या क्या मिलती हैं, इस पार्टिकुलर एक्ट के क्या क्या बेनिफिट है। जो भी बेनिफिट है ये एम्प्लॉय को मिलती है, एम्प्लॉय के लिए ही ये स्कीम है। और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलती है, तो उसको मेडिकल बेनिफिट्स मिलती है, उसको और उसके डिपेंडेंट को। मान लो वो बीमार हो जाता है तो उसको पैसा मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो मेडिकल बेनिफिट, साथ में फ्यूनरल एक्सपेंसेस, मान लो कोई एम्प्लॉय है उसका डेथ हो जाता है तो उसके फ्यूनरल का भी खर्चा यहाँ से उठाया जाता है। रिहैब अलाउंसेस, मान लो कोई एम्प्लॉय है, वो उसको कोई दिक्कत आ गई, अब वो रिहेबिलिटेशन चाहता है तो उसके भी अलाउंस का इसमें प्रावधान है। तो ये सारे इसके बेनिफिट है। इसके अलावा जब हम कैलकुलेट करते हैं कितना वेज, मतलब यहाँ पे मैंने बोला था ना कि 21,000 तक के ही जो मैक्स लिमिट है 21,000 ही है, इससे ऊपर वाले एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये 21,000 में क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है। वेजेज में कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, सिटी अलाउंस ये वाला है ना, कंपेंसेटरी सिटी अलाउंस होता है ये। इसके अलावा ओवर टाइम वेजेस, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं वेजेस में। मतलब इनको जोड़ के अगर 21,000 से ज़्यादा हो रहा है तो उसको नहीं मिलेगा, 21,000 से कम है तो ठीक है मिल जाएगा। साथ में बोनस, वैसी बोनस जो स्टैट्यूटरी बोनस ना हो उनको भी ऐड किया जाता है। साथ में नाइट शिफ्ट अलाउंस को भी ऐड किया जाता है। ले ऑफ कंपनसेशन कुछ मिला है तो भी उसको भी ऐड किया जाता है। ले ऑफ क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, तो अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। शुरू से वीडियो देखना, ठीक है। पहले ये पूरी सीरीज देखनी है तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट है नॉट टू बी डिम्ड एज वेजेस। अब क्या क्या चीज़ें वैसी हैं जो कि वेज में काउंट नहीं होगी, जैसे ग्रेचुटी ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। रिटायरमेंट पे एक ग्रेचुटी, एक लमसम अमाउंट मिलती है, वो अमाउंट इसमें काउंट नहीं होता है। इसके अलावा इनकैशमेंट ऑफ लीव, मान लीजिए कि मैं लीव गया नहीं, उसके बदले मैंने लीव जमा कर दिया, तो उस लीव का पैसा जो मिलेगा उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम लोग इसमें वेज में काउंट नहीं करेंगे। कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉय इन द पीएफ ईएसआई एक्ट, तो जो एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि मैंने बोला था ना आपको, जब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट पढ़ाया था, वहाँ पे बताया था कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है पीएफ में भी और ईएसआई एक्ट में कंट्रीब्यूशन है उसका, तो वो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आपके वेजेस में काउंट नहीं होगा। इसके अलावा पेनाल्टीज का भी प्रावधान रखा गया है। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है वो ये सारे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर ये मान लो पैसा नहीं पे कर रहा है, तो कई सारे इसके वो है सेक्शन 85 में उसको 6 महीने का जेल हो सकता है, साथ में 5,000 रुपये का भी जुर्माना हो सकता है। इसी सेक्शन 85 में उसको 1 साल का भी जेल और फाइन भी हो सकता है। 85A में भी इसमें इसको 2 से 5 साल की सज़ा हो सकती है, 2 से 5 साल की कैद हो सकती है, ठीक है। आईपीसी 406 में भी कुछ इसको सज़ा मिल सकती है, जैसे कि सज़ा के तौर पे अगर मान लो कि अगर एम्प्लॉयर ने डिडक्ट जो किया है कंट्रीब्यूशन
एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसने अगर मान लो डिडक्ट कर लिया एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय की सैलरी में से कंट्रीब्यूशन निकाल के और कॉरपोरेशन को नहीं दिया, इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस स्कीम को नहीं दिया, तो तब भी उसको आईपीसी 406 में उसको सजा हो सकती है। ठीक है, तो इतना ही था सजा से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ और थोड़ा सा डेटा बता दूं तो आज की डेट में जो ये ईएसआई स्कीम है, ईएसआई जो स्कीम है, ये ईएसआई स्कीम लगभग 2.38 लाख 2.38 लाख एम्प्लॉयर्स को कवर कर चुकी है, एम्प्लॉयर को कवर कर चुकी है। मतलब इतने सारे एम्प्लॉयर इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसका जो पर्सन्स कितने इंश्योर्ड किए हैं, तो इंश्योर्ड पर्सन्स कितने हैं, इंश्योर्ड पर्सन्स लगभग 85 लाख हैं, 85 लाख। ये भी आपसे हो सकता है पूछ ले, तो ये भी डाटा मैं बता देता हूँ। इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हैं, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज तो वो कितने हैं, वो टोटल 330 लाख हैं। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो 85 लाख पर्सन को ही कवर किया, तो बेनिफिशियरी ज़्यादा कैसे होगा? अरे भाई इसके डिपेंडेंट भी तो होंगे, बाल बच्चे, तो वो जोड़ोगे तो एक बंदे का अगर मान लो कि 3 भी 4 भी डिपेंडेंट हो तो टोटल 330 नहीं हो जाएगा, हो ही जाएगा लगभग। ठीक है, इसके अलावा इसके रीजनल ऑफिसेस टोटल 26 हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके हॉस्पिटल्स जो जो इसके अंडर काम करते हैं टोटल 183 हैं, इसके खुद के हॉस्पिटल्स भी हैं। ठीक है, डिस्पेंसरीज भी हैं इसके खुद के 1453। इसके अलावा इसके पैनल क्लिनिक्स भी हैं 2950। ये सब डाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने एम्प्लॉयर को कवर कर चुका है। ये फैक्ट है, बहुत जरूरी नहीं कि पूछ ही लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी नहीं कह सकता मैं, लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो जानकारी पूरी मिलनी चाहिए आपको, है ना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट येट, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।